गुड इवनिंग एवरीवन। आज के ट्रेनिंग की शुरुआत मैं एक संस्कृत श्लोक से करने वाली हूँ। जो श्लोक हम हमारी पाठशाला में लेते हैं, ओम सहनावतु, उसी वो श्लोक दरअसल इस श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा है। तो सभी ने आंखें बंद करनी है और नमस्कार की मुद्रा में बैठना है। मैं आगे श्लोक बोलूंगी, मेरे पीछे बोलना है। जहां से ओम सहनावतु स्टार्ट होता है वहां से सभी एक साथ मिलकर श्लोक का उच्चारण करेंगे। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो ये जो हम श्लोक लेते हैं स्कूल में हर रोज, तो इसका अर्थ किसी को पता है क्या? तो इसका अर्थ एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। तो ओम सहनावतु इस श्लोक का ये अर्थ है कि हे परमेश्वर, आप छात्र और शिक्षक दोनों की एक साथ रक्षा करें, आप उन दोनों का पोषण करें और महान ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करने की उन्हें शक्ति दे और विद्या प्राप्त करने का सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो। तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। You can teach a student a lesson for a day, but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives. तो इस कोट के माध्यम से हमें बताया गया है कि आप एक लेसन जो है एक दिन में पढ़ा सकते हो, पर अगर आपने बच्चों के मन में जिज्ञासा निर्माण करके, क्यूरियोसिटी निर्माण करके उन्हें पढ़ाया, तो वह बच्चा अपनी अध्ययन की, सीखने की प्रक्रिया जो है वो आजीवन बरकरार रखेगा, यानी उसके मन में सीखने के प्रति रुचि निर्माण होगी। तो आज मैं आप सभी के सामने बच्चों की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ावा देने वाला विषय तथा ज्ञान प्राप्ति में सहायता करने वाला विषय लेकर आई हूँ, वो है प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, क्या लगता है आपको? हम हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? सभी इसका इस्तेमाल करते ही हैं। तो क्या लगता है आपको, किसे कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री? जो भी पाठ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो और भी अच्छी तरह से उन्हें समझाने के लिए जो भी हम सामग्री यूज करते हैं उससे बोलते हैं। एकदम सही बात। तो जिस सामग्री का उपयोग हम बच्चों को पढ़ाते वक्त हमारा लेसन इंटरेस्टिंग हो, साथ ही साथ वो पाठ्य घटक बच्चों को और अच्छे से समझना है, इसके लिए जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी क्या? जो शिक्षण प्रक्रिया में यानी बच्चों को पढ़ने में
और अध्यापक को पढ़ाने में, दोनों प्रक्रियाओं में मदद करती है, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो देखो, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है और साथ ही बालकों के अधिगम को बल प्रदान करती है। अधिगम यानी क्या? सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे अधिगम कहते हैं। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को वो बढ़ावा देती है, बल प्रदान करती है यानी बढ़ावा देती है। साथ ही साथ शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को व्याख्यान के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या क्लिष्ट पाठ्य घटक होता है जो बच्चे व्याख्यान से नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे वक्त में पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जो है वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषाएं हम जानते हैं। तो एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है और वे उसे सरलता पूर्वक समझते हुए अधिगम के यानी सीखने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। डेन के अनुसार ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझाने में लाभ पहुंचाती है, उसे कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखो, किसी भी शिक्षण परिस्थितियों में यानी शिक्षण परिस्थिति कोई भी हो, पर बच्चों को उनसे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है, सहायता मिलती है। शिक्षण परिस्थिति कौन निर्माण करता है? तो शिक्षक शिक्षण परिस्थिति जो होती है वो निर्माण करता है। देखो, हम क्लास में जाने से पहले क्लास का वातावरण कैसा होता है? अलग होता है। बच्चे अपने जगह पर नहीं होते हैं, कोई इधर तो कोई उधर होता है, और अध्यापक जाने के बाद कैसे परिस्थिति चेंज हो जाती है, वातावरण चेंज हो जाता है। तो अध्यापक के जाने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और एक अलग ही वातावरण की निर्मित होती है, परिस्थिति की निर्मित होती है। और ऐसी परिस्थिति में लिखित या बोली जाने वाली पाठ्य सामग्री को, लिखित यानी जो किताबों में दिया गया कंटेंट है वो, और बोली जाने वाली पाठ्य सामग्री यानी अध्यापक जो संकल्पना स्पष्ट कर रहे हैं वो, तो इन दोनों सामग्रियों को समझाने में ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये हमारी मदद करता है। तो आपको क्या लगता है कि एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री में कौन से गुण होने चाहिए? संगठन अथवा व्यवस्था का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को अपने अनुभव से ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव करना होता है जो कि अधिकाधिक विद्यार्थियों के लिए अधिक लाभकारी हो। तो हम अध्यापक हैं, हमें तो ये समझ में आता है कि हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं तो उन्हें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। यानी कक्षा दूसरी के या तीसरी के बच्चों को अगर हम व्याख्यान अध्यापन पद्धति का उपयोग करेंगे उनके लिए, जैसे कॉलेज के बच्चों को किया जाता है, उस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ बैठेंगे और सुनेंगे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें छोटे बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाना होता है। तो यही बात ये सिद्धांत हमें बताता है, और ऐसा वातावरण हमें उपलब्ध करना होता है जो कि छात्रों के लिए अधिक प्रभावपूर्ण हो और उपयुक्त हो। अगला सिद्धांत है अनुदेशन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अनुदेशन यानी क्या? सूचना, और अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया। तो ये सिद्धांत इस बात की ओर इशारा करता है कि TLM का उपयोग करते वक्त हमें मार्गदर्शक के रूप में या एक अध्यापक के रूप में हमें पहले उन्हें सूचनाएं देनी होती है कि उसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, और हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना होता है उसका उपयोग करने के लिए भी। और साथ ही साथ हमें बच्चों का पूर्व ज्ञान जागरूक करके हमें क्या करते हैं, हम पूर्व ज्ञान कैसे जागरूक करते हैं? प्रश्न पूछते हैं उन्हें और फिर उसके रूप में वो क्या करते हैं, हमें आंसर देते हैं यानी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, उनका पूर्व ज्ञान जागरूक करके उनकी नवीन ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान के मध्य एक सामंजस्य प्रस्थापित करना होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य।
सहायक सामग्री के उपयोग के कई सारे उद्देश्य हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम टीएलएम की सहायता से क्या कर सकते हैं, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम रुचिकर बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम हमारे लेसन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर कोई क्लिष्ट घटक है तो उसे हम व्याख्यान पद्धति में समझाएंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे, तो उन्हें बच्चों को भी समझने में कठिनाई होती है, उन्हें अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है और क्या होता है, वो पाठ्य घटक भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो हम अगर टीएलएम की सहायता से पढ़ाएं तो बच्चे वो टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं, उनके मन में इंटरेस्ट निर्माण हो सकता है और वो रुचि लेकर पढ़ते हैं। अगला उद्देश्य है छात्रों को क्रियाशील बनाना। टीएलएम के माध्यम से हम छात्रों को क्रियाशील बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज लेते हैं। मैंने कुछ टीएलएम बनाए हैं, उसके माध्यम से आप देख सकोगे कि बच्चे कैसे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं या कुछ न कुछ करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। तो बच्चे जो है वो क्रियाशील, अधिक क्रियाशील बच्चों को बनाना, ये भी शिक्षण सहायक सामग्री का एक उद्देश्य है। तो बच्चे जब लर्निंग बाय डूइंग करते हैं यानी कुछ करके सीखते हैं तो वो उन्हें अधिक समय तक ध्यान में रहता है। छात्रों की अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना, यानी बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से अगर हमने पढ़ाया तो बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर सीखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर और देखकर भी उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें करना ही पड़ता है। एक्टिविटीज के माध्यम से ही वो समझते हैं। तो कितने प्रतिशत बच्चे कैसे समझते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये हम आगे जाकर देखने ही वाले हैं। तो हमें बच्चों के अभिरुचियों के हिसाब से अलग अलग टीएलएम का उपयोग करना है। यानी दृक सहायक सामग्री का उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, अगली बार श्रव्य सहायक सामग्री का कर सकते हैं, या दृक श्रव्य सहायक सामग्री का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगला उद्देश्य है बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास। हम क्लास में टीएलएम ले जाते हैं तो वहीं से बच्चों का निरीक्षण करना शुरू हो जाता है। ये आज टीचर क्या लेकर आई है, टीचर आप हमें आज क्या पढ़ाने वाले हो, इतने सारे प्रश्न उनके मन में होते हैं और वो निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। हम बताते नहीं है फिर भी वो अपने अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि आज क्या पढ़ाने वाले होगी टीचर। तो निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और वहां पर उस टीएलएम के माध्यम से जो कुछ उस पर लिखा होगा वो भी क्या करते हैं, वो ध्यान देकर पढ़ते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कैसे टीएलएम बनाया है और हम जो कुछ बताते हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी वो ध्यान से सुनते हैं। अध्यापन को प्रभाव युक्त बनाना, ये भी एक उद्देश्य है। यानी इसके माध्यम से अध्यापक अपने अध्यापन को प्रभाव युक्त बना सकता है। बालक का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना। तो देखो कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं कि उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम सिर्फ जाकर किताब हाथ में लेकर पढ़ाएंगे तो उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है और वो क्या करते हैं, बाकी बच्चों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बच्चे हर क्लास में होते हैं। तो अगर हम टीएलएम के माध्यम से पढ़ाएंगे बच्चों को तो उन शरारती बच्चों का भी ध्यान हम पाठ की ओर आकर्षित कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं और वो भी बच्चे इंटरेस्ट लेकर रुचि से पढ़ सकते हैं। अगला उद्देश्य है पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, सरल और बोधगम्य बनाना। तो टीएलएम की सहायता से हम पाठ्य सामग्री को स्पष्ट या आसान तरीके से समझा सकते हैं जिससे कि वो छात्रों के लिए बोधगम्य बने। बोधगम्य बनना यानी क्या, उन्हें समझ में आना। बालकों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना। तो अगर हम टीएलएम का उपयोग अध्यापन में करेंगे तो बच्चे जो है वो हंसते खेलते हुए उस पाठ्य घटक को पढ़ेंगे, उनके मन में रुचि निर्माण होगी और वो और पढ़ने की उनकी इच्छा होगी। यानी उनका मन जो है वो और नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। हमें बच्चों को कहना पड़ता है कि अब बस करो,
तो बच्चों की ऐसी इच्छा होती है कि टीचर अगले पीरियड में भी आप इसी के माध्यम से हमें पढ़ाओ, हमें बहुत मजा आ रहा है, ऐसा बच्चे कहते हैं। और आंसर भी हमें वो अच्छे से देने लगते हैं। जो बच्चे बोलते नहीं हैं वो भी बोलने लगते हैं, उन्हें भी ऐसी इच्छा होती है कि ये TLM हमें भी हैंडल करना है, हमें भी इसे स्पर्श करना है, इसके माध्यम से हमें भी कुछ सीखना है। शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य, तो छात्रों को प्रेरणा देना ये भी शिक्षण सहायक सामग्री का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम बच्चों को अगर सीखने के लिए प्रेरित करेंगे तो कैसे प्रेरित कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सहायता से। TLM के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान छात्रों में उत्सुकता निर्माण करता है और ज्यादा समय तक ध्यान में रहता है, अच्छी तरह से बोलते हैं। मेरे क्लास में चले जाने पर वो शुभ प्रभात कहते हैं, कभी कभार मैं ही उन्हें गुड मॉर्निंग कह देती हूँ, पर वो मुझे शुभ प्रभात शुभ दोपहर ही कहते हैं, जो सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा के नए नए शब्द उन्हें मालूम हो गए हैं और उन शब्दों का वो इस्तेमाल भी अपने बोलचाल में करते हैं। और इससे क्या होता है, तो उनकी शब्द संपदा बढ़ती है और उनका अभिव्यक्ति कौशल जो है वो सुदृढ़ बनता है। तो हम बच्चों को किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहें तो छोटे छोटे बच्चे भी नए शब्दों का इस्तेमाल उस निबंध में भी करते हैं और तब हमें समझ में आता है कि इस छोटे से बच्चे ने कितने अच्छे से निबंध लिखा है। यानी वो खुद को अभिव्यक्त करने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करता है जो कि उन्होंने सीखे हैं या सुने हैं। शिक्षण में कुशलता लाना, तो शिक्षण में कुशलता लाना ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो TLM जो है शिक्षक को उनकी अध्यापन प्रक्रिया में काफी मदद करते हैं और इसके उपयोग से अध्यापक भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं अपना लेसन तथा छात्र भी रुचि लेकर सीखते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया जो है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, उसमें अपने आप ही कुशलता आ जाती है। ओके, तो अब हम एक्टिविटी लेंगे जो कि एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो मैं पहले आपको एक पेज सभी को दे दिया जाएगा, तो पहले इंस्ट्रक्शन सुनो। तो उस पेज का उपयोग करके आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है। जो सामग्री की जिस सामग्री की आवश्यकता थी वो मैंने आपको कल ही बता दी थी। तो कोई भी किसी भी विषय से रिलेटेड आप TLM बना सकते हैं। समय है आपके पास 5 मिनट। 5 मिनट में कोई भी आप TLM आपको बनाना है और साथ ही साथ उसका उपयोग आप क्लास में कैसे करेंगे बच्चों के सामने यह भी बताना है। ठीक है, असं इथं लय आहे तर
व्यक्तिवाचक लिहिता येतं मग असं लिहि की आता ह्या करूप्रमाणेच लगेच. ह्या पेन्सिल मध्ये करते का तुला म्हणजे चांगलं व्यक्तिवाचक जातीवाचक देणारी डायरेक्टली तेवढा काही का लगेच घेणार आहे. नीट तरी काढायचं. जल्दी करना है, सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है आपके पास. नाही आपण तर केलंय पेन्सिल केलंय ना. मार्कर पेन आहे मार्कर पेन एक झालंय सर आमचं का घर वाचतोय आता येतो सो इस नेट से हम 3D शेप क्यूब का 3D शेप बना सकते हैं और बच्चों को हम इसके एजेस वर्टेक्स also different 3D shapes like cylinder. Also it is helpful for higher classes also for finding the area and volume of that 3D shapes. So students are also enjoyed by using that activity. So it is helpful for better understanding. बहुत ही बढ़िया TLM इन्होंने बनाया है 3D शेप्स का. तो देखो कितने क्रिएटिव टीचर है, 5 मिनट में कितने सारे TLM बनकर तैयार हो गए. We have made verbs and adverbs flashcards. Here we have adjusted all the flashcards on this chart. Through this teaching aid, students will learn the spellings of the words as well as they will enrich their vocabulary, and with this vocabulary they will also learn the words verb and which is the meaningful adverb will go with it. As hide is the first verb is given here, then this adverb they will match here. It will go with it as hide quietly. Secondly, we have run, the fast. Run fast. This adverb will go with the verb run. Through this, the student will understand the difference between verbs and adverbs too. Thank you. ओके, और आप करेंगे जिनके पास हमने लीफ स्ट्रक्चर
एंड टाइप्स ऑफ द लीफ। ये हम लोग छात्रों को कैसे बता सकते हैं, इसके लिए टीचिंग एड बनाया है। पार्ट्स ऑफ द लीफ, विनेशन एंड लैमिना। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा विनेशन है, मिड रिप कौन सा है, वेन्स कौन से है, तो हम इस प्रकार उनको बता सकते हैं। ये जो ग्रीनिश कलर का पार्ट दिख रहा है वो है लैमिना, एंड ये जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई दिख रहा है वो है विनेशन। देन इस विनेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, रेटिकुलेट लीफ विनेशन एंड पैरेलल लीफ विनेशन। सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ द teaching aid to teach students parallel leaf venation. Means all venations are parallel to the midrib. One midrib and others venations. Then also types of the leaf venation. If we take one leaf, it is a simple leaf, and this type of the many leaves are attached to the midrib, that is the compound leaf. Thank you. ओके, बहुत अच्छे। तो सभी ने अच्छे अच्छे TLM बनाए हैं। एक्टिवली सभी ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्टिविटी में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे जो हैं वो एक तरीके से नहीं सीखते। हमने देखा है कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आशा मैम ने जैसे बताया कि लर्निंग स्टाइल जो होती है वो अलग होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल जो है वो अलग होती है। तो लर्निंग स्टाइल को भी 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो पहला है ऑडिटरी या श्रव्यात्मक अधिगमकर्ता, इसे कहेंगे हम। दूसरा है विजुअल लर्नर या दृश्यात्मक अधिगमकर्ता, और तीसरा प्रकार है काइनेस्थेटिक लर्नर या गत्यात्मक अधिगमकर्ता। यानी ऑडिटरी में क्या आता है, तो जो बच्चे सुनकर सीखते हैं तो वो 30% बच्चे जो है वो सुनकर सीखते हैं। विजुअल लर्नर जो होते हैं वो 65% यानी 65% विजुअल लर्नर होते हैं। और काइनेस्थेटिक लर्नर यानी गत्यात्मक यानी कुछ न कुछ करके सीखने वाले जो होते हैं लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, वो केवल 5% होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो दृश्य श्रव्यात्मक या श्रव्य दृश्यात्मक सामग्री के माध्यम से ज्यादा बच्चे सीखते हैं। तो इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हम देखेंगे। तो इंद्रियों के आधार पर प्रकार है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री और क्रियात्मक सामग्री। तो दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत पुस्तक, चार्ट, मानचित्र, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड और संग्रहालय, ये सभी TLM आते हैं। तो किताब, पुस्तक यानी किताब, ये तो सभी के पहचान का होता है। चार्ट के माध्यम से भी बच्चे देखकर सीखते हैं। मानचित्र यानी क्या, नक्शा होता है वो, तो उसके माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। पोस्टर के, बुलेटिन बोर्ड के, और संग्रहालय में अगर हम बच्चों को ले जाएं तो वहां पर भी कई सारी ऐतिहासिक चीजें होती हैं, तो वो देखकर भी बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दृश्य सहायक सामग्री जो है इनका संबंध आंखों से होता है। किससे होता है, आंखों से। आंखों के माध्यम से बच्चे देखकर ज्ञान ग्रहण करते हैं। और उसके बाद श्रव्य सहायक सामग्री, तो इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ये आता है। और हम जो हर रोज मीटिंग लेते हैं ऑनलाइन, तो वो भी कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक उदाहरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ मौखिक उदाहरणों के माध्यम से अध्यापक सिखाते हैं। उसके बाद टेप रिकॉर्डर, रेडियो के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। तो इसका
बच्चे सुनकर सीखते हैं। वो कितने प्रतिशत होते हैं सुनकर सीखने वाले बच्चे? अभी मैंने बताया है, सुनकर सीखने वाले बच्चे 30% होते हैं और देखकर सीखने वाले बच्चे 65% होते हैं। और सुनकर और देखकर देखा जाए तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। 95% बच्चे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से सीखते हैं, जिसका हम हर रोज उपयोग करते हैं सभी लोग। हा आता रेक्टेंगल तयार झालाय आमचा. किसी का हो गया है तो बताओ. हा ट्रायंगल आहे. स्क्वेअर एक्सप्लेन करना शुरू करो. हो गया है तो एक्सप्लेन कर सकते हो आप. तुम्ही सर काय करत आहात? Sir is making now कोन. सर इज मेकिंग कोन. so these teaching aids we using when we teaching. This is cone. This is rectangle. This is circle. Triangle. This is what is this? ये सर्कल है सर. दिस इज सर्कल. And what is this? This is cone. Okay, this is cone. And also pyramid. Pyramid. बघायला आले रन रन केलं तुम्ही नाही मुलांचं दाखवायचे त्यांना. अर्चना मैम के ग्रुप के पास रखिए. मुलांना करायला मुलांना दाखवायला हो गया. हे तू पीठ माझं ते बरं का. इसके जैसा है क्या किसी का? हाँ हाँ. इट शुड बी द स्क्वायर. हमने मैथ के शेप्स बनाए हैं यहाँ. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल, सर्कल, सिलेंडर एंड कोन. तो बच्चे क्या सीखेंगे आपके टीएलएम के माध्यम से? शेप्स किस प्रकार के होते हैं. अलग अलग प्रकार के आकार. हाँ, कितना हो गया है रोज? कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए. हमने शेप्स बनाए, हमने स्क्वायर निकाला है, जिसकी वजह से बच्चे स्क्वायर शेप भी समझेंगे और उनकी फीलिंग्स जो है वो भी हमने वहाँ पर दिखाई है. जैसे कि देखो ये अभी मैं स्क्वायर बता रही हूँ. ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर जो आइस निकाली वो भी ट्रायंगुलर शेप में ही है. इससे बच्चे स्माइल करना भी सीखेंगे और ट्रायंगल शेप भी सीखेंगे. ये है सर्कल, ये सर्कल भी आप देख सकती हो. और ये रेक्टेंगल शेप बना है, देखो ये बच्चों को क्लियरली समझेगा भी, शेप भी समझ में आएगा और जो फीलिंग्स हमने यहाँ पर जो ड्रॉ की वो भी समझ में आएगी. ओके, बहुत बढ़िया मैडम. आकारों के साथ इमोशंस भी उनकी समझ में आ जाएंगे. ओके. देखो स्मिता टीचर, यहाँ हमने संज्ञा के भेद वाला ये टीचिंग एड बनाया है, जिसमें संज्ञा और उसके सारे भेद आपको एक ही साथ दिखाई देंगे. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक. साथ ही साथ हमने उसमें उनके उदाहरण भी लिखे हैं, जिनके माध्यम से बच्चे बहुत ही कम समय में
संज्ञा के सारे भेदों के साथ साथ उनके उदाहरण भी जान जाएंगे। व्यक्तिवाचक के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है रमेश, रीना, इंदापुर। जातिवाचक में फूल, प्राणी, नदी। समूहवाचक में पुष्पगुच्छ, बंडल और भीड़ है। भाववाचक में सज्जनता, ईमानदारी और शूरता है। तो पदार्थवाचक के उदाहरण जैसे कि चांदी, सोना और ये हुए। तो ये एक ही नजर में, एक ही कह सकते हैं हम कि एक ही बात में हम बच्चों को ये सारी बातें समझा सकते हैं अगर ऐसे टीचिंग एड बनाया तो। देखो मैंने जो ये नंबर चार्ट्स बनाया है इससे बच्चे 1 to 10 नंबर्स की पहचान भी सीखेंगे, काउंटिंग भी सीखेंगे और 1 to 10 नंबर्स के स्पेलिंग भी बच्चे सीख जाएंगे। सो एक ही चार्ट से बहुत कुछ बच्चे सीख सकते हैं। थैंक यू। हमने कविता प्री प्राइमरी कविता का टीचिंग बनाया है। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग है, फिर रिलेशन आता है। बच्चों को सावधानी पूर्वक एकजुट से रहना सिखाते हैं इस पोयम से माध्यम से। और ये पीनट है, पीनट जो मूंगफली है इसका इंग्लिश में और हिंदी में नाम भी बताया है। और ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम हो सकता है, लिमिट में खाना चाहिए, ये भी मैनर्स सिखाते हैं। और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग के हैं। 5 मिनट तक पोयम भी सिखा जाती है। पोयम 5 minutes went out to him over the hill and far away. Mama duck called them quack quack quack. Only 4 little duck come back back back. ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग सीखते हैं बच्चे। हाँ सर, we have prepared 3D shapes names. वो प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। अगर उद्देश्य हमारा एक है और किसी दूसरे उद्देश्य के लिए हमने वो सामग्री बनाई तो वो नहीं चलेगा। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य उस सामग्री से साध्य होना चाहिए। कक्षा में अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए, यानी जो उद्देश्य हमें साध्य करने हैं वो उद्देश्य प्राप्त करने में वो सहायक होनी चाहिए। छात्रों की समझ, आयु, आवश्यकता, प्रकरण तथा विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। तो बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए, उनकी समझ, उनकी बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही प्रकरण को ध्यान में रखते हुए हमें ये TLM बनाना है। उसके बाद जो हम शिक्षण सहायक सामग्री बना रहे हैं उस पर जो लिखा हुआ जो कुछ मजकूर है या जो कुछ मैटर है वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो उत्तम स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमने एक TLM बनाया जैसा कि फॉर एग्जांपल विशेषण के प्रकार, ये हमने TLM बनाया और उसमें एक प्रकार है ही नहीं, उस TLM में टूट चुका है, तो बच्चों तक सभी प्रकार हमें अच्छे से पहुंचाने हैं। तो वो जो TLM है वो अच्छी स्थिति में, उत्तम स्थिति में होना चाहिए। एक घटक को समझाने के लिए अनावश्यक रूप से ज्यादा सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास है इसलिए हम एक से ज्यादा सामग्रियों का उपयोग करेंगे तो वो भी सही बात नहीं है। एक घटक को समझाने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता है उतने ही हमें TLM का उपयोग करना चाहिए और जितनी देर आवश्यक है उतनी ही देर उसका प्रयोग होना चाहिए। अगर हम ग्लोब के माध्यम से कुछ समझा रहे हैं बच्चों को ज्योग्राफी में तो वो हमारा एक्सप्लेन करके हो गया, बच्चों ने पढ़ भी लिया, बच्चों को समझ में आ गया। अब हम अगला टॉपिक लेने वाले हैं या अगला पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, फिर भी बच्चों के सामने वो ग्लोब है
तो बच्चों का ध्यान हमारी तरफ नहीं होगा, क्योंकि टीएलएम कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो सभी बच्चों का ध्यान उसी ग्लोब की ओर होगा और हम जो अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं या अगला पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसकी ओर बच्चे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए जितनी देर आवश्यक है उतनी ही देर हमें शिक्षण सहायक सामग्री को बच्चों के सामने रखना है। छात्रों में रुचि जगाने वाली तथा उन्हें जिज्ञासु बनाने वाली सामग्री का प्रयोग किया जाए। हम जिस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं इससे बच्चे जिज्ञासु बने, इसका हमें ख्याल रखना है। कक्षा में उपयोग से पूर्व उस सामग्री का प्रयोग करके देख लेना चाहिए। यानी और इसके साथ क्या होगा, 14 खड़ी भी उनकी हो जाएगी। यहाँ पर हम क की जगह ख की स्ट्रिप चिपका दें तो 14 खड़ी भी उन्हें अच्छे से याद हो जाएगी। तो इस प्रकार इस टीएलएम का हम हिंदी मराठी के लिए उपयोग कर सकते हैं। अभी ये टीएलएम मैंने बनाया है मैथ्स के लिए। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू का ये टीएलएम है। तो इसमें से बच्चे 0 से 9 तक के नंबर सीखेंगे, साथ ही साथ अलग अलग वो नंबर बनाएंगे और किस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है ये भी उन्हें समझ में आ जाएगा। साथ ही इसके पीछे मैंने हिंदी की 14 खड़ी लिखी है, हिंदी मराठी के लिए वो भी उपयोगी साबित होगा। तो देखो यहाँ पर 4 अक्षरों की 14 खड़ी है। एक्चुअली मैं ये एक्टिविटी में लेने वाली थी पर हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं यहीं से बताती हूँ कि जल्दी से बना कर दिखाना। आकर यहाँ पर जल्दी से, समय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने टीएलएम जो है वो शून्य निवेश में कम से कम खर्चे में बनाए हैं। आप भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे ये आपकी क्रिएटिविटी रहेगी। आगे देखते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री को बनाने की योजना। तो पहले घटक का चुनाव हमें करना है।